राव खालिद साहब, आपको इस मंशूर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी है और सबसे ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी है? देखिए, प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल का तो मसला उस वक्त आएगा ना जब आप अमल करेंगे उस पर। कौन से पे हो सकते हैं, किस पे नहीं हो सकता। हाँ, तो वो हमेशा इलेक्शन के दौरान तो ये बड़े नारे वादे सारे चलते रहते हैं और इलेक्शन के बाद पता चलता है कि वो बस किसी को पता ही नहीं कि मंशूर भी था कोई और उस पर क्या क्या चीज़ें थी उसमें। हम 90 से शुरू कर लेते हैं मियाँ साहब का, जो पहला नारा था इनका, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। कर्ज भी उतर गया, मुल्क भी संवर गया। आप सारी दुनिया देख रही है माशाल्लाह से, ऐसे संवरा है कि उसको कोई और जरूरत ही नहीं किसी और चीज लेकिन वो तो ये क्रेडिट लेते हैं कि आईएमएफ को बाय बाय हमने किया था। ऐसा उतरा है कि लोग बेचारे जाना जी छलांगे लगाते फिरते हैं। लोग माशाल्लाह इतने खुशहाल हो गए हैं कर्ज उतार के, और आईएमएफ की मजाल ही नहीं है जो पाकिस्तान के पास से भी गुजरे, हमें तो जरूरत ही नहीं। उसके बाद इन्होंने जब आए तो फिर अंधेरे दूर करने की बात की। अंधेरे इस तरह से दूर किए हैं कि जो सर्कुलर डेट है उसने मईशत को अंधी गली में पहुंचा दिया है। इस तरह से अंधेरे हमारे दूर किए हैं। तो वो भी नारा था इनका, पाकिस्तान को रोशन करेंगे। लोड शेडिंग अभी तक ख़त्म नहीं, अभी भी हो रही है। उसके बाद ये वोट को इज्जत देने के लिए निकले थे। अब नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से वापसी से लेके अब तक आप देख ले किस तरह उन्होंने वोट को इज्जत दी है। और अगर इसी तरह अगर इंतखाबात का जो माहौल बना हुआ है इस वक्त वो इसी तरह से चला और जिस दिन इंतखाबात होंगे तो उस दिन देखेंगे कि वोट की इज्जत कितनी बड़ी है या तार तार हो गई है। तो इस तरह से यानी नारे लगाते जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मुल्क को नवाज दो। अब आपने कहा वो कहते नवाज शरीफ दो। हाँ। मेरा ख्याल है कि मुल्क को नवाज दो की बात है कि मुल्क पे नवाजिशें की जाएं, मुल्क को कुछ दिया जाए, उसके अवाम को कुछ दिया जाए और उनको नवाजा जाए। तो उसके लिए सबसे आसान बात है, अरबों खरबों रुपए की हमारे सारे कायदीन की जायदादें हैं दुनिया से बाहर, और बहुत लंबा चौड़ा फॉरेन एक्सचेंज है, वो ले आए इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा, सारा मुल्क नवाजा जाएगा। अच्छा, अब उनके पॉइंट्स पे आते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट इन्होंने दिए हैं। हाँ। जैसे ज़राअत की बात की है, SIFC का उठा के उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में डाल दिया है। जो SIFC डिसाइड किया है एग्रीकल्चर के ऊपर, उन्होंने जो स्टेप्स लेने हैं, जो चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें उठा के उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में डाल दी हैं। माहौलियात सारा PTI का उन्होंने उठा लिया है, जो PTI माहौलियात के हवाले से विजन रखती थी या कोशिश करती थी। ये वाली जो आपने बात की है, तो ये तो अच्छा एक साइन नहीं है कि वो सस्टेनेंस की तरफ भी जा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा पॉलिसीज हैं जिसकी हम अक्सर प्रोग्राम में बात भी करते रहे कि सस्टेन करना जरूरी है। उनके नाम को देखें जी राव खालिद साहब, तो फिर ये उससे SIFC से पहले ही कर लेते ये। हाँ। शहबाज शरीफ साहब से तो बनवाई गई है जबरदस्ती। अच्छा। SIFC तो वो पहले क्यों नहीं उनको ख्याल आया, उससे पहले किसी गवर्नमेंट को ख्याल क्यों नहीं आया? तो वो कर लेते। अगर इन्होंने ही अगर करना था, ये इनका विजन था, तो SIFC को ओन कर सकते थे उस वक्त कि हम बना रहे हैं जी SIFC और उसमें ये चीजें होंगी। इनको तो बना के दी गई है कि ये चीजें कर दी है हमने, और वही आगे उसको ओन कर लिया। इसी तरह माहौलियात का आप देख लें, कानूनी इस्लाहात की जो बात करते हैं, 400 लेजिस्लेशन पीसेस ऑफ वर्क जो थे वो PTI के दौर में हुए, वो सारी जिसमें CRPC है, PPC है, एविडेंस एक्ट है, माइनर्स के हवाले से है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से है, जिसमें 150 कम से कम लेजिस्लेशन हो चुकी हैं, बाकी हो रही हैं, जिसमें जानशीनी सर्टिफिकेट का भी मसला हल किया गया था। सारा वो सारी चीजें उसमें आ रही है। जी फौजदारी मुकदमात हो गए जी, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, वो चीजें जितनी भी हैं सारी उसमें की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नैब की अब बात करते हैं जी। हाँ। नैब के खालिक कौन है? ये हमेशा से मुशर्रफ के गले में डालते हैं। एहतसाब सेल सबसे पहले 91 में बना था, जो इसहाक खान साहब के अंडर था। रोहिदास खान साहब शायद उसको हेड कर रहे थे या चला रहे थे समहाउ। अच्छा। और उसको नवाज शरीफ साहब की इमा पे बनाया गया था वो। उसके बाद इन्होंने उसको रिवाइव किया 1997 में, एहतसाब सेल को सैफुर रहमान साहब को उसका हेड बनाया। वही आके मुशर्रफ साहब ने इनके गले में डाल दिया उसमें अमेंडमेंट्स करके। तो ये खालिक है, अगर उसके अपनी तकनीक को खत्म करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं हो सकती। और इंसाफ की जहां तक बात है, जो इंसाफ मियाँ साहब को मिला है, इस किस्म का इंसाफ अगर सबको दिलाने के लिए वो कोशिश करे तो मैं मियाँ साहब को वोट दूंगा, मैं उनके साथ हूँ। और लोगों को भी कहूँगा कि ये मियाँ साहब को जैसा इंसाफ मिला है, हर शख्स को पाकिस्तान में वैसा ही इंसाफ मिलेगा और कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है, उनको मियाँ साहब को वोट दे। तो ये मंशूर की बातें अपनी जगह पे।
अच्छा, ये मंशूर से जरा एक और मैं पॉइंट आपसे बात करना चाह रही हूँ इस बारे में भी, जो भारत से ताल्लुकात की स्पेशली अगर बात करें, खारजी जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, तो क्या ये पॉलिसी स्टेट की पॉलिसी से रेजोनेट करती है, उसके साथ सिंक करती है, और आपको लगता है कि ये पॉलिसी पे अमल दरामद हो सकता है और कहीं नुकसान ना हो जाए नवाज शरीफ साहब को, जैसे कि पहले होता रहा? देखिए, जो मसला है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो ऑब्वियसली आपको मैं तो इस हक में हूँ, आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ के मसले का हल बातचीत पे, टेबल पे बैठ के हो सकता है, लेकिन आपको देखना ये होता है कि आगे आप किससे बात करना चाह रहे हैं, उसका एटीट्यूड क्या है। ओवर द ईयर्स 70-75 साल से हमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा है, किस तरह के हमने दोस्ती के हाथ बढ़ाए हैं अयूब खान से लेके और जनरल परवेज मुशर्रफ तक, और किस तरह से रिस्पांस आया उसका। आगरा समिट किसको याद नहीं है, हर चीज़ तय हो गई थी, अचानक उसको सारे का बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गई थी, बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई थी। इस तरह से जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया उसको कमज़ोरी के तौर पे लिया गया। उसके बाद आप मुझे बताएं 5 अगस्त 2019 के बाद आप किस तरह से ये कह सकते हैं, जब तक वो सारी चीज़ें रिवर्स ना हो, अपने असल जगह पे ना, इन्होंने लिखा ज़रूर है, अगर अपनी असल जगह पे नहीं आएंगी आप किस तरह से करेंगे। जिस किस्म की वहाँ पे कह ले के जुल्म हो रहा है, बेहिसी दिखाई जा रही है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, अब तो पूरे इंडिया में ये चीज़ें मौजूद हैं और इंटरनेशनल फोर्सेस बड़ा सीरियस कंसर्न शो कर रही है। अभी हमने डोजियर दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कल ब्रीफिंग दी है सुफरा को दुनिया भर के कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मारा है, कनाडा में उसने क्या किया। तो इस किस्म के मुल्क के साथ जब आप ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने जाते हैं तो उसमें कोई नॉर्मलसी होनी चाहिए रवैयों में। रवैयों में नॉर्मलसी होगी तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जब एक बिल्कुल हाई हैंडेडनेस एक मुल्क दिखाया जा रहा है और बिल्कुल बुली का किरदार अदा कर रहा है खित्ते में, पूरे में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे खित्ते में, बल्कि अमेरिका और कनाडा जाके कर रहा है, उसके साथ आप किस तरह से नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे। स्टेट की कोई भी पॉलिसी हो, लेकिन जब अच्छा बंदा होगा उससे नेचुरली बंदा बात करता है, जब भारत होगा तो फिर कैसे आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। पंजाब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का महवर बना हुआ है और इस महाज पर सबसे ज्यादा जारहाना सियासत पीपल्स पार्टी करती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ना सिर्फ नून लीग पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को डायरेक्टली मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर अपना वोट ज़ाया ना करें, बल्कि शेर के मुकाबले में तीर पर ठप्पा लगाएं। और ऐसा करने का वोटर को वो एक रीज़न दे रहे हैं, ये कहकर डरा रहे हैं कि नून लीग अगर इख्तिदार में आ गई तो वो इंतकामी सियासत करेगी और तहरीक इंसाफ के लिए घेरा मजीद तंग हो जाएगा। मगर हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में मरकजी किरदार अदा किया था और शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म भी करार दिया था। और इस दौरान पीटीआई के खिलाफ जो भी इक़दाम हुए थे पीडीएम की हुकूमत के दौरान 16 माह में, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करती रही थी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पीटीआई का वोटर बिलावल भुट्टो की इस दावत पर लब्बैक कहकर अपना वोट पीपल्स पार्टी को दे देगा एंटी नवाज सेंटिमेंट के तहत, या फिर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर भरोसा करेगा। राव खालिद साहब, पंजाब में पीटीआई वोटर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं आपकी नज़र में? पीटीआई वोटर्स को एक तो उनको जो कन्विंस करना है बिलावल साहब की तरफ से, वो तो एक ला हासिल किस्म की कोशिश है। अच्छा। लेकिन अच्छी कोशिश मैं कहूँगा वो है, ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनली देखें तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर था वो टूट के पीटीआई की तरफ गया है, क्योंकि उसके पास नून के खिलाफ जो बयानियाँ थ्रू आउट रहा पीपल्स पार्टी का 90s में, और जब भुट्टो साहब की फांसी उसके बाद से मियां नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक के कह ले के करीबी साथियों में से शुमार होते थे, और वो जो एक गुस्सा उस रजीब के खिलाफ था वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी उसी तरह से था। फिर 90s की सियासत में मियां नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो कुछ किया सारा, और जो इनके आपस में लड़ाइयाँ रही दोनों ने किया एक दूसरे के साथ और बहुत खूब किया, और उसके बाद ज़ाहिरन एक कह ले के तनाव, नफरत या एक कह ले के मुखासमत मौजूद थी। तो वोटर जो था पीपल्स पार्टी का वो नून की तरफ नहीं जा सकता था। पीपल्स पार्टी से अगर टूटा 97 में वो घर बैठ गया था, उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं थी कोई। आहिस्ता आहिस्ता जो ऑप्शन उनके पास आई वो पीटीआई की थी और उन्होंने उसको अपना लिया, क्योंकि वो एंटी नून तो थी और एंटी पीपल्स पार्टी भी थी ऑब्वियसली। तो इसलिए उन्होंने बिलावल साहब को शायद ये गुमान है कि ये वोटर तो हमारा ही है, कहीं ना कहीं इनके यहाँ वो हमदर्दी पीपल्स पार्टी के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मौजूद है, तो हम शायद इसको वापस हासिल कर सकते हैं। मौजूदा सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब पीटीआई एज पार्टी कंपेयर नहीं कर पा रही, उस पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लेमेंट ज़रूर हैं लेकिन उस तरह से उसको माना नहीं जा रहा,